सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, अगर हम कंडक्टिविटी की टर्म में बात करें, कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाया करती है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ सब बच्चों को पता है कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाया करते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इनके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, एलिमेंट फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं उनको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं बच्चों। और कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जैसे कि इंडियम फॉस्फोरस, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, या फिर गैलियम आर्सेनाइड, ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स हमें डे टू डे लाइफ में कहाँ देखने को मिलते हैं? अगर हम इस पेंडेमिक सिचुएशन की बात करें और अगर सेमीकंडक्टर्स नहीं होता तो हमारे लिए जो इजीली अवेलेबल जो कम्युनिकेशन मोड है, जो लैपटॉप है हमारे, जो हमारे मोबाइल हैं, इनके लिए सोचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। अगर आपको पता हो कि जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था जिसका साइज़ एक रूम के साइज़ के बराबर था, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। ठीक है, हर एक जने के पास कंप्यूटर जो आजकल अवेलेबल रहता है या मोबाइल रहता है, वो इतना आसान नहीं था जब तक कि हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में नहीं पता था। सेमीकंडक्टर्स मटेरियल के बारे में जब हमको पता लगा तो उससे हमने क्या बनाए? डायोड्स बनाए, ट्रांजिस्टर्स बनाए। अब आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे आप लैपटॉप ले लें या मोबाइल ले लें, इसकी इंटरनल बॉडी को जब आप खोल के देखोगे तो इनके अंदर डायोड और ट्रांजिस्टर भरे हुए हैं। तो डायोड और ट्रांजिस्टर किन से बनता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है। और अगर ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है, बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, सेमीकंडक्टर्स ने हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इतना आसान और इतना रीचेबल बना दिया है। तो ये सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके लाया है और ये बहुत ही ब्लूमिंग ब्रांच है। जो बच्चे अगर इसके बारे में आगे पढ़ना चाहते हैं या इस ब्रांच में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ता है इन इंजीनियरिंग, और बहुत ही बढ़िया ब्रांच कहलाती है ये। ठीक है, हैव यू हर्ड द टर्म सिलिकॉन वैली? कितने बच्चों ने सिलिकॉन वैली टर्म नाम सुना है? सिलिकॉन वैली। अच्छा, कितने बच्चों को, क्योंकि तुम 12th में हो तो मुझे लगता है कि शायद तुमको इतनी नॉलेज होगी, ऑल्दो मैं तुम्हें बता देती हूँ। सिलिकॉन वैली बेसिकली किसे बोलते हैं? उस सिटी को बोलते हैं जहाँ पे उस सिटी, उस एरिया, उस सिटी में, वो वाली सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंप्यूटर आईटी की कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, तो उस पर्टिकुलर सिटी को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, चैट विंडो पे आंसर करिएगा। डू यू नो विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड विच सिटी इन यूएस कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए? किसी को पता है? क्योंकि काफ़ी लोग बेंगलुरु, अदिति करेक्ट आंसर है। इंडिया की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। तो वेदांत, हम आपसे यूएस का पूछ लेते हैं। आप यूएस जा रहे हो क्या? यस वेदांत, कैलिफोर्निया है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर हमारे इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली मतलब सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन इज योर सेमीकंडक्टर, जैसा कि मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर। और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, आपके मोबाइल होते हैं, ये सारी की सारी किन से बनी हुई है? डायोड्स और ट्रांजिस्टर से बने हुए हैं। जो बॉडी, ये किसकी बॉडी है? ये आपके इंटरनल बॉडी है, आपके लैपटॉप की, आपके कंप्यूटर्स की, आपके मोबाइल की। तो दैट इज़ द रीज़न जितनी भी इंडस्ट्रीज़, ये एक साथ हमको पता है, जैसे कि बैंगलोर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक आईटी कंपनीज उधर अवेलेबल होती है, तो इसलिए इंडिया की सिलिकॉन वैली बोलते हैं बैंगलोर को, और यूएस की सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में
उसको बोलते हैं सिलिकॉन। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी मैं आप लोगों के लिए कितना बना पाऊँगी, कितना जस्टिस कर पाती हूँ। हमारे 12th के अंदर पहले ही ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था। हर साल इसमें थोड़ा थोड़ा कटता जा रहा है, और अब इस साल तो बहुत ज़्यादा कट गया है। तो विल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये बेसिक आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाया करती है। ठीक है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात बोलें, इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की, वो क्या है बच्चे? इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो इसके अंदर कंडक्शन जो ये करता है, इस कंडक्टिविटी को, दिस कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड, जो इसकी कंडक्टिविटी की जो क्षमता होती है, कितना करंट फ्लो कराना है, कितना करंट फ्लो नहीं कराना है, वो उस चीज़ को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक को शायद 2 दिन बाद तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आई विल से इन सेमीकंडक्टर आई विल यूज़ द टर्म चार्ज कैरियर्स। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ी देर में पता लगेगा इसके अंदर सेमीकंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही कंडक्टिविटी नहीं होती, एक और तरह के भी पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण कंडक्टिविटी होती है। तो आई विल से कि इधर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होते हैं उनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हो विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल तो हम कंडक्टर में भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बट उधर एनर्जी लॉस होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेमीकंडक्टर्स हमारे जितनी भी डिवाइस हैं जहाँ पे हमें एनर्जी सेव करनी है, उन सारे डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स लग रहा है। जैसे कि इनिशियली आपके घरों में बल्ब लगे होते थे जिसमें बहुत सारा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होती थी, तो बल्ब को आपने किससे रिप्लेस किया? एलईडी से। फिर आपने टीवी जो आपके होते थे उसके अंदर अगेन बहुत सारी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होती थी, उसको आपने रिप्लेस किया फिर से एलईडी टीवी से। ठीक है, आपने सोलर पैनल, एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट सोलर पैनल, आजकल तो लोग घरों में भी लगाने लग गए हैं। मतलब इनफैक्ट अगर आपको पता हो, गवर्नमेंट आपको यू नो दे गिव यू मनी फॉर दैट। गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप लोन लीजिए और घर पे सोलर पैनल लगाइए। ठीक है, कुछ सब्सिडी करके मिलता है उसके लिए भी। देन वो बहुत ही रिवोल्यूशन है, बिकॉज आपको सिर्फ एक बार पैसा देना पड़ता है, उसके अंदर बहुत पैसा लगता है क्योंकि सोलर पैनल इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉस्टली डिवाइस, बट आफ्टर दैट देयर इज़ नो चार्जेस। ठीक है, क्योंकि आपके बिजली का बिल आता ही नहीं है, क्योंकि सारी एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है? सोलर से, सन से मिल रही है। तो सोलर पैनल अगेन जो डिवाइस है वो किसकी बनी हुई है? वो फिर से सेमीकंडक्टर की बनी हुई है। तो जितनी भी एनर्जी सेविंग डिवाइस है, एलईडीज़ की हमने बात करी, एलईडी बल्ब की बात करी, एलईडी टीवी की बात करी, सोलर पैनल की बात करी, ये सारी एनर्जी सेविंग डिवाइस कहलाती हैं। और ये सारी की सारी एनर्जी सेविंग डिवाइस किसकी बनती है? डायोड्स और ट्रांजिस्टर, मतलब सेमीकंडक्टर्स की बनती है। ठीक है, तो इसको बहुत वाइड यूज़ है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत कंडक्टर्स और इंसुलेटर से काफ़ी डिफरेंट है। तो उसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो बनता है वो क्यों बनता है, और हीलियम, हाइड्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, और हीलियम मोनो एटॉमिक ही क्यों रहता है। स्टार्टिंग कर रहे हैं टॉपिक की, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। डायएटॉमिक हम अभी हाइड्रोजन हीलियम डिस्कस करेंगे, फिर सोडियम, फिर सिलिकॉन, और इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। स्टार्ट करते हैं।
एक हाइड्रोजन के एटम को अगर आप देखते हो तो एक हाइड्रोजन के एटम में को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये सबको पता है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट लिखना चाहूँ, ऑर्बिटल स्टेट लिखना चाहूँ, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, वो क्या होती है 1s1। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती है इस शेल के अंदर। वो एनर्जी कितनी होती है? दैट एनर्जी E0 इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब बच्चे पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमने ये पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ा था। तो एक हाइड्रोजन के एटम में एक शेल होता है, एक एनर्जी लेवल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और उसकी ऑर्बिटल स्टेट क्या कहलाती है? 1s1 ऑर्बिटल स्टेट में वो रहता है। ये एक दूसरा हाइड्रोजन एटम आपने कंसिडर किया। सेम चीज़ सारी इसके लिए भी लागू कर रहती है कि पहला ही शेल इसका लास्ट शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास फिक्स एनर्जी E0 होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसका न्यूक्लियस। अगेन इसकी एनर्जी ऑर्बिटल स्टेट क्या है? 1s1, और ये डैश लाइन पे बता रहा है एनर्जी का लेवल बता रहा है। अभी समझ में आएगा। अब जब ये दो हाइड्रोजन के एटम पास आते हैं, जब ये अभी ये मैंने क्या बनाया है? एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है इनका, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम है ना ये, अभी खाली एटॉमिक ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट किया है। अब धीरे धीरे जब ये हाइड्रोजन पास आते हैं दोनों, ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से दोस्ती करना चाह रहे हैं। तो व्हेन दीज टू हाइड्रोजन एटम कम क्लोज, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, आप सबने पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो जब ये एटम पास पास आ जाते हैं, ध्यान देंगे स्टोरी में चेंज आ रहा है, जब ये दोनों एटम्स पास पास आ गए हैं, ये आ गए, ठीक है। तो इनिशियली जब ये दूर था, हाइड्रोजन एक आइसोलेटेड एटम था, आइसोलेटेड एटम मतलब ये किसी से भी इंटरैक्ट नहीं कर रहा था। तो इसके अंदर जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था, उसको सिर्फ और सिर्फ कौन फोर्स लगा रहा था? उसका खुद का न्यूक्लियस। एम आई राइट? यस। बट जब ये दोनों हाइड्रोजन मिलके मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, तो ये लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, प्लस बाजू वाला न्यूक्लियस भी इस पे फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये वाले इलेक्ट्रॉन को खुद का न्यूक्लियस तो इन्फ्लुएंस करेगा, इंटरैक्ट उसके साथ तो करेगा, बट बाजू वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आपने पढ़ा भी होगा ये सब चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर। जब दो हाइड्रोजन के एटम पास पास आते हैं तो उनके आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे गेट इन्फ्लुएंस, और आई विल यूज द टर्म दे गेट डिस्टर्ब। व्हाट आई एम यूजिंग द टर्म? इलेक्ट्रॉन्स विल गेट डिस्टर्ब। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए हैं। किसकी वजह से हुए? बिकॉज when one hydrogen atom come close to another hydrogen atom, तो उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसका खुद का न्यूक्लियस तो लगा ही रहा था, बाजू वाला न्यूक्लियस भी लगाने लग गया। तो इसके कारण ये जो एटॉमिक ऑर्बिट था, अब ये एटॉमिक ऑर्बिट ना रहेगा। इन ऑर्बिट्स में इनके जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी जो स्टेट है 1s, इनके बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी, एंड यू विल सी ये जो ऑर्बिट होगा ये ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बना लेगा। देख रहे हैं जरा क्या बन गया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बन जाएगा। ठीक है, ये लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से ये ओवरलैपिंग हो गई इनके एटॉमिक ऑर्बिट में, और इन्होंने क्या बना लिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। समझ रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बना लिया। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गए। जब हम एक लड़का दूसरे किसी के साथ फ्रेंडशिप करता है तो दो तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं, या तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा या नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। बट डेफिनेटली व्हेन देयर इज अ फ्रेंडशिप, व्हेन यू ट्राई टू मेक अ बॉन्ड विद सम अदर, यू डेफिनेटली गेट इन्फ्लुएंस।
या तो आप उसकी कुछ अच्छी बातें सीखते हैं या कुछ उधर बुरी बातें सीखते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, इधर अच्छी और बुरी बातें क्या हैं, इधर जो इलेक्ट्रॉन था जब वो एटॉमिक ऑर्बिट के अंदर था, जब हाइड्रोजन अकेला था, उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास फिक्स्ड एनर्जी थी। बट जब उसने इंटरैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुआ, उसकी एनर्जी में डिस्टर्बेंस आई, और वो अब एनर्जी किस तरीके से होगी, ध्यान दीजिएगा। इसकी एनर्जी या तो E0 से थोड़ी बढ़ जाएगी या इसकी एनर्जी E0 से थोड़ी कम हो जाएगी, but it will be disturbed. Electron is getting disturbed because it is getting influenced by its own nuclei as well as the neighbor nuclei. आ रही है बात समझ में? Yes. तो we know that जब इस तरह का होगा, एनर्जी, दो एनर्जी हो गई है, ठीक है। ये एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये एनर्जी या तो ये -13.4 होगी या ये एनर्जी -13.8 होगी। मतलब एनर्जी में चेंज आया बट बहुत कम आया, बट आया है, ठीक है। तो एनर्जी में चेंज क्यों आया? क्योंकि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है दो न्यूक्लियाई के कारण। तो एनर्जी में चेंज आने के कारण अब जो उनकी स्टेट, जो 1s स्टेट थी, जो 1s1 उनकी जो स्टेट थी, वो क्या हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब इलेक्ट्रॉन या तो इस इधर लाई कर सकता है, ये कौन सी है, E+Δ, इस स्टेट में लाई कर सकता है, या फिर वो E-Δ में लाई कर सकता है। वी नो दैट कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जब बॉन्ड करता है, बॉन्डिंग करता है, तो डेफिनेटली वो लो लेवल में, लो एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। तो हमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे था, ये स्पिन पता है ना आपको, स्पिन ऊपर नीचे किसी भी तरीके से हो सकता है, बट अब ये 1s1 डिवाइड हो गया, दो में 1s1 के डिवीजन हो गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे, बट कौन से एनर्जी लेवल में रहेंगे, कम वाले एनर्जी लेवल में मिलेंगे। इनकी एनर्जी अब क्या हो चुकी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी कम। लो एनर्जी लेवल में मिलने के कारण इनके बीच में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी है। हर एक एटम दूसरे एटम से इंटरैक्ट क्यों करता है, टू गेट द लो एनर्जी लेवल। अगर लो एनर्जी मिली है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है। तो अब हाइड्रोजन, जो आइसोलेटेड हाइड्रोजन था, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में जब रहता है तो इट इज़ मोर स्टेबल, उसने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, लो लेवल एनर्जी में चला गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से पूरा बोलूं, मैंने क्या बोला, दो हाइड्रोजन के एटम आइसोलेटेड थे, तो जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पे था, उस पर फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन लगा रहा था, उसका खुद का न्यूक्लियस। बट जब दो हाइड्रोजन आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसका न्यूक्लियस एज वेल एज पड़ोसी न्यूक्लियस भी उसको इन्फ्लुएंस करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है, उसके जो एनर्जी लेवल होते हैं। अब पता है कि एनर्जी लेवल मैंने आपको दो बताया, तो लास्ट ऑर्बिट ये एक नहीं, इसके ऊपर एक और एनर्जी लेवल भी आ जाएगा, ठीक है। 1s का स्प्लिट हो गया है, 1s1 स्प्लिट हो गया है। अंदर वाला कौन सा है, E-Δ वाला है, डेल E, और बाहर वाला ऑर्बिट क्या है, E+ΔE। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, डेफिनेटली कम एनर्जी लेवल में मिलेंगे। बट जो आपका एनर्जी लेवल था, एनर्जी स्टेट थी 1s, वो डिवाइड हो गई है दो के अंदर। क्या ये बात समझ में आती है? कौन से में गई, लो लेवल में गई, एनर्जी पहले से भी कम हो गई, ज़्यादा स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो हैव यू कॉपीड, जस्ट लेट मी नो, फिर मैं चैट विंडो पे पूछती हूँ ये इतना पार्ट क्लियर है क्या, तो अपन आगे बढ़ेंगे। बताना बेटा। हो गया? यस मैम। कॉपी हो गया है सबका? अब मुझे जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर दो, ये वाला पार्ट आप लोग को क्लियर है? जल्दी जल्दी फटाफट रिप्लाई करेंगे, है ना।
आज अच्छा पढ़ाने की इच्छा है, अच्छा मतलब थोड़ा लंबे समय तक अगर खिसक गया तो ठीक है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आता रहा, ठीक है। चलो सब लोग रिप्लाई किया करो, ये बात मुझे हर बार मेंशन नहीं करनी पड़े। टीचर का मोरल भी बूस्ट होता है, पता है, पढ़ाने वाले को भी मोरल बूस्ट करना ज़रूरी रहता है। वो कब होता है? जब बच्चे इंटरेक्टिव होते हैं। पहले से तुम लोग बहुत बेहतर हो गए हो अगर मैं इनिशियल डेज से तुमको कंपेयर करूँ तो। चलो अब हम बात करते हैं जो हीलियम होता है। हीलियम मोनो एटॉमिक क्यों है? हीलियम मोनो एटॉमिक क्यों है? हीलियम की कौन सी स्टेट होती है? 1s2 होती है, ऑर्बिटल स्टेट में रहता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक हीलियम एटम है। दूसरा हीलियम एटम होगा, उसकी भी कितनी 1s2 इसकी स्टेट होगी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों हीलियम को अगर एनर्जी की बात करें तो हमको पता है इस स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, वही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके पास भी फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब जब इन दोनों हीलियम एटम को पास लेकर आओगे, जब आप इनको पास लेके आओगे तो बच्चे क्या होगा? एनर्जी फिर से इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करेंगे। किसके इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल के। ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली इन आवर 12th क्लास। जब भी हम एटम्स को पास लेके आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। उसके कारण क्या होगा? जो ऑर्बिट होगा उनका, लास्ट शेल जो लेवल होगा, एनर्जी लेवल होगा, जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में वो प्रेजेंट होते हैं, वो ओवरलैप करेगा, और जिसके कारण वो फिर से क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। 1s, ये जो s स्टेट है वो स्प्लिट होगी 2 पार्ट्स में, एक एनर्जी कम और एक एनर्जी ज़्यादा के अंदर। ये हमेशा होगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस के कारण क्या होगा? या तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इन्फ्लुएंस। यहाँ पे हम किस तरीके से इस इन्फ्लुएंस को बात कर रहे हैं? एनर्जी या तो हाई हो जाती है या लो हो जाती है। ये तो थी इनिशियल एनर्जी, दैट इज ये वाली, ठीक है। जब हीलियम एक आइसोलेटेड हीलियम था, आइसोलेटेड हीलियम, ठीक है। इधर 2 हीलियम के एटम पास पास आए, जिसके कारण 2 स्टेट, जो आपकी 1s है, s स्टेट है, s स्टेट विल स्प्लिट, वो स्प्लिट हो जाएगी। किस में स्प्लिट होएगी? 2 लेवल्स में, एक में एनर्जी ज़्यादा, एक में एनर्जी कम। अब आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। हमें पता है पहले s स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्या बचे हुए 2 भी इसमें आ सकते हैं? डेफिनेटली नहीं आ सकते हैं। s स्टेट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। ये कौन सी स्टेट है? हायर एनर्जी स्टेट। बेटा ये कौन सी स्टेट है? लोअर एनर्जी स्टेट। हायर और लोअर किससे? जो एक्चुअल थी -13.6, उससे कम या उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो जब 2 हीलियम एटम इंटरैक्ट किए तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्शन हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लोअर लेवल में चले गए, बचे हुए 2 इसमें नहीं रह सकते हैं, बिकॉज सबकी क्वांटम, सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम स्टेट डिफरेंट होती है। तो बचे हुए 2 किस में जाएंगे? नॉर्मल से भी, पहले से भी ज़्यादा। अब देखो, इसको तो एनर्जी क्या मिल गई है? पहले से कम मिल गई है ना, ये नेगेटिव, और इसकी एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या इनमें बॉन्डिंग हो रही है? नहीं हो रही है। बॉन्डिंग कब अच्छी कहलाती है? जब दोनों के इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट को अक्वायर करते हैं। हीलियम के अंदर क्या हो रहा है? एक हीलियम के एटम को तो लो एनर्जी स्टेट मिल गई, बट दूसरा हीलियम एटम उस स्टेट में नहीं रह पा रहा है, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है।
इसका मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। एक ज़्यादा हाइपर है, एक ज़्यादा कूल है, तो वो बॉन्डिंग थोड़ा ना होती है उनके बीच में। बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? जब आप सेम लेवल के पीपल होते हो, सेम मेंटल लेवल, सेम नेचर के पीपल इंटरैक्ट करते हैं, तो उनमें बॉन्डिंग होती है। इनमें बॉन्डिंग नहीं हुई, तो दैट इज द रीजन हीलियम मोनोएटॉमिक होता है, वो डायएटॉमिक नहीं बनाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि व्हाई डू यू फाइंड हीलियम एज मोनोएटॉमिक। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार, एक हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। कौन से एनर्जी स्टेट में थे? 1s2। दूसरे हीलियम में भी 1s2 में थे। वो इलेक्ट्रॉन्स जब आइसोलेटेड थे तो उन पे फोर्स सिर्फ और सिर्फ उनका न्यूक्लियस लगा रहा था, बट जब वो पास पास आए तो उन पे फोर्स उनका न्यूक्लियस और बाजू वाले का न्यूक्लियस लगाने लगा, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होते हैं तो उनकी एनर्जी डिफरेंस हो जाती है, एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। तो अब वो एक एनर्जी लेवल में नहीं रहते हैं, उनके एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं। 1s2 ही स्प्लिट हो जाएगा, जो 1s ऑर्बिट है वो ही स्प्लिट हो जाएगा। तो एक हायर लेवल हो जाता है उसमें, एक लोअर लेवल हो जाता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जब आपस में आए तो लोअर लेवल में 1s स्टेट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा हाई लेवल में जाना पड़ा। उनकी एनर्जी जितनी थी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये बॉन्डिंग की निशानी नहीं है, ये स्टेबिलिटी की निशानी नहीं है। स्टेबिलिटी मतलब दोनों का एनर्जी लेवल, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल कम होना चाहिए था, तो बढ़िया बॉन्डिंग होती। इसमें बॉन्डिंग बढ़िया बॉन्डिंग ही नहीं हो पाई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लोअर में चले गए और 2 नॉर्मल से भी ऊपर चले गए, तो नो बॉन्डिंग, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म डायएटॉमिक हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम इज ऑलवेज मोनोएटॉमिक। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। यस बढ़े आगे। इज दिस क्लियर एवरीबडी? एक बार चैट विंडो पर रिप्लाई करेंगे, फिर हम सोडियम का देखते हैं। ऐसे 2-3 का देखेंगे, सोडियम के बाद फिर सिलिकॉन का आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अभी तक हम बात कर रहे थे बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। अभी तक हमने बात करी सिर्फ 2 एटम के बारे में, हाइड्रोजन के 2 एटम्स के बारे में बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सोडियम के बारे में अगर हम बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इसकी एनर्जी स्टेट्स की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और क्या होगा? 3s1। कितने हो गए हैं? नहीं, 3s2 और 4 नहीं हो गया ना, ठीक है, हो गया 3s1। ठीक है, 3s1 यही होता है। ठीक है, ये सोडियम के एक एटम की है। ध्यान से देखिएगा, सोडियम आपको किस फॉर्म में मिलता है? हम बात कर रहे हैं सोडियम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। सोडियम क्रिस्टल का मतलब n numbers of millions of sodium atoms are together। ध्यान से देखिए, अगर मैं एनर्जी लेवल एक सोडियम के एटम का बनाना चाहती हूँ, कैसे बनाऊंगी? आइसोलेटेड सोडियम एटम को डिस्कस कर रहे हैं हम। सोडियम एटम एक होगा 1s, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 1s के अंदर। दूसरी एनर्जी स्टेट होगी 2s, जिसके अंदर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तीसरी होगी 2p, फिर से जिसके अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और नेक्स्ट है 3s, जिसके अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल। आ रही है बात समझ में? बेटा अब आप देखो, एक सोडियम का एटम जब एक और सोडियम एटम के साथ इंटरैक्ट करता है, तो मतलब कौन से पार्टिसिपेट, ये इंटरैक्शन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस पे आने वाला है?
ये बात ध्यान देगा। अंदर वालों पे भी आता है, ऐसा नहीं है अंदर वालों पे नहीं आता, अंदर वालों पे भी आता है, बट सबसे पहले किस पे आता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। शेल इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे ज़्यादा क्या आता है? वो इंटरैक्ट करते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत आराम से। जब सोडियम का एक एटम दूसरे एटम के पास आया तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इतनी एनर्जी लेवल्स तो एक सोडियम के एटम में होते हैं, क्या इसके आगे 3p 4s, मेरे को ज़्यादा नहीं आती है केमिस्ट्री, इनफैक्ट आती नहीं है इसके आगे, तो ये सब भी 4s होता है ना, 3d इसके बाद आता है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? 3d इसके बाद ही आता है ना? थोड़ा सा बता सकते हो मुझे? ठीक है, तो क्या ये एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं? यस, एनर्जी लेवल्स तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? जब आप उसको एनर्जी दे दोगे तो वो हायर लेवल में जाना चालू कर देगा, यही होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सोडियम के एक एटम में इतने लेवल्स तो आपने बता दिए, क्या इसके ऊपर के लेवल्स हैं? यस, दे आर देयर, but they are empty, they are vacant because there is no electron, but they do exist। वो exist तो कर सकते हैं, yes कर सकते हैं। अब सोडियम का जब एक एटम एक दूसरे सोडियम के एटम से इंटरैक्ट करता है, तो मैं फिर से बात कर रही हूँ लास्ट 3s की, 3s की बात कर रही हूँ। तो बच्चे 3s का क्या होने वाला है? ये 3s स्प्लिट होगा दो एनर्जी लेवल्स में। एम आई राइट और रॉन्ग? एक हाई एक लो, और कितने ऑर्बिट? ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बन जाएगा इस तरीके से, एक ये और एक इसके बाहर वाला। अगर 3 सोडियम के एटम इंटरैक्ट करते हैं, 3 सोडियम के एटम इंटरैक्ट करते हैं, तो क्या होगा? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको इन्फ्लुएंस अब कौन कौन कर रहा है? ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। इस वन इलेक्ट्रॉन is getting influenced by ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस। ऐसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट न्यूक्लियस और थर्ड न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे थर्ड इलेक्ट्रॉन को बचे हुए दोनों कर रहे हैं, प्लस खुद का तो कर ही रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, अब हर एक इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी लेवल्स में रह सकता है? जब दो एटम्स थे तो एनर्जी लास्ट शेल का जो स्टेट था वो कितनों में डिवाइड हुआ? 2 में। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो सकती है? वो कितनी स्टेट्स में रह सकता है? अब ये स्टेट 3 एटम हो गए तो ये 3 में स्प्लिट हो जाएगा, 3 एनर्जी लेवल्स होंगे। 3s 3 में स्प्लिट हो गया। जब 4 एटम्स इंटरैक्ट करेंगे तो यही 3s 4 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 अलग अलग एनर्जीज हो सकती हैं। हाँ या ना, ये बात समझ में की बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इसके अंदर एनसीईआरटी में तुम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ोगे, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या लिखा हुआ है, सुनने की और समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है जब भी क्रिस्टल बनता है ना, इस क्रिस्टल के अंदर हर एक एटम की पोजीशन, हर एक एटम, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो मैं जो एटम दिखा रही हूँ उनको देखना, ये 1 3 और 2 को देखो। हर एक एटम की पोजीशन कैसी है? यूनिक पोजीशन है हर एक एटम की। हर एक एटम की पोजीशन यूनिक होने के कारण जो उस एटम का इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैंने फर्स्ट एटम को कंसिडर किया, हर एक एटम की पोजीशन यूनिक है, तो हर एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरैक्शन कैसा होगा? यूनिक होगा। ये 1 एटम का इलेक्ट्रॉन इससे इंटरैक्ट कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, और नीचे वालों से भी कर रहा होगा। अब ये जो थर्ड वाला है वो तो खाली इससे और इन दोनों से, इनसे ही कर रहा होगा। ऐसे आप जितने भी एटम्स कंसिडर करो, हर एक एटम की पोजीशन यूनिक, उसका इंटरैक्शन यूनिक, और उसका इंटरैक्शन यूनिक, तो हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट भी यूनिक होने वाली है। मेरी बात समझ में आई है नहीं? मैं फिर से रिपीट करती हूँ।
व्हाट डिड आई सेड? मैंने बोला ये एक एटम है, किसके अंदर? सोडियम के क्रिस्टल में। सोडियम क्रिस्टल में ये एक एटम है। क्या इसकी पोजीशन यूनिक है? यस। ये कितने लोगों, कितने एटम से इंटरैक्ट कर रहा होगा? इसके बाजू में अगर 10 हैं तो ये 10 से इंटरैक्ट कर रहा है। एक एटम इधर है, ये कितने से इंटरैक्ट कर रहा है? इसके बाजू में अगर 5 है तो ये 5 से इंटरैक्ट कर रहा है। ये एक सोडियम का एटम है, इसके बाजू में अगर 3 है, ये 3 से इंटरैक्ट कर रहा है। इसकी पोजीशन यूनिक हुई, इसका इंटरैक्शन भी यूनिक हो रहा है। मैंने 3 एटम्स कंसिडर करे, तीनों का इंटरैक्शन यूनिक। तो अगर तीनों का इंटरैक्शन यूनिक, तो क्या तीनों के एनर्जी लेवल्स भी यूनिक होंगे? तीनों के एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी लेवल, मतलब सबके पास अलग एनर्जी होगी। यस, सबके पास अलग एनर्जी होगी। कि जैसे कि अगर मैं लास्ट शेल की अगर मैं बात करूं, एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये जो 13.6 है, किसी के पास 13.5 होगी, किसी के पास 13.4 होगी, किसी के पास 13.3 होगी, बहुत कम डिफरेंस होता है। बट हर एक, अगर इफ आई एम सेइंग देयर आर n एटम्स इन सोडियम क्रिस्टल, एक सोडियम के क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं? n एटम्स हैं। तो कैन यू टेल मी ये जो 3s स्टेट है वो कितने में डिवाइड हो जाएगी? कितने एनर्जी लेवल्स में? n एनर्जी लेवल्स में, एनर्जी स्टेट में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको चाहे मैं वापस रिपीट करती हूँ, बट प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। फिर से सोडियम का बताती हूँ। हमने ये बोला सोडियम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। पहले हम एक सोडियम को दूसरे एक और सोडियम के पास लेके आए। तो हमने बोला जो लास्ट शेल के एटम इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें क्या हुआ? इंटरैक्शन हुआ, जिसके कारण इन दोनों के पास अलग अलग एनर्जी हो गई है। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन के पास अलग एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास अलग एनर्जी है, हो सकती है। ठीक है, ये दो एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो गए, या तो इधर रह सकते हैं या इधर रह सकते हैं। अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आई। जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आई तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। तीनों का इंटरैक्शन अलग तरीके से होगा। तीनों का यूनिक इंटरैक्शन होने के कारण तीनों के पास जो एनर्जी होगी वो भी यूनिक होगी, मतलब डिफरेंट होगी। अब जब ये सोडियम एटम अलग था, ये सोडियम एटम अलग था, हर एक लास्ट शेल में हमको पता था, हमने हाइड्रोजन का पढ़ा था, तुम याद करो, हमने जब हाइड्रोजन का पढ़ा था तो हमने बोला था जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर जाते हैं तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर जाते हैं तो -8.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी क्या थी? फिक्स्ड थी। ये एनर्जी फिक्स्ड थी कि भैया इस लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही हो सकती है। जब एटम आइसोलेटेड थे, ये सोडियम एटम दूसरे सोडियम एटम से इंटरैक्ट नहीं कर रहा था, तो हर एक एटम के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी फिक्स थी। ऐसा हमें बोर ने बोला था। बोर मॉडल यही तो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एक लेवल में होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में होता है, तो उसके बाद एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको ना कभी वो लूज करता है ना वो गेन करता है। ये हम पढ़ के आए। बट जैसे ही इन लोगों के बीच में आपस में इंटरेक्शन हुआ, जब एक सोडियम एटम दूसरे सोडियम एटम के साथ इंटरैक्ट किया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टर्बेंस हुई। इन दोनों के न्यूक्लियस, इन लोगों, इसने कहा तू ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा वाला मुझको भी, और मेरा वाला तेरे के कारण भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन खुद के न्यूक्लियस के कारण भी और इसके कारण भी हुआ, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुआ और उनकी एनर्जी डिफरेंट हो गई। कितनों की? 2 एटम्स, दोनों एटम के लास्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की। हमने यही बोला ना, दो एनर्जीज आ गई। अब मैंने बोला 3 आ गए, तो तीनों के पास कैसी एनर्जी होगी? तीनों के पास डिफरेंट, तीनों के पास
डिफरेंट। तो अगर 3s की बात करूं और मैंने बोला सोडियम एटम, मैंने n एटम्स लिए। हाउ मेनी एटम्स आर देयर, मैं इसको ढंग से ड्रॉ करके बताऊंगी, तो मैं ढंग से ड्रॉ करके बताती हूँ तुम्हें। ये किसकी बात कर रहे हैं, 1 सोडियम एटम, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं 2 सोडियम एटम्स को लेके आई, तो बेटा अगर मैं इनका एनर्जी लेवल बनाना चाहूँ, ध्यान से देखें, एनर्जी लेवल मैं बनाना चाहती हूँ 1s 2s 2p 3s, 2 एटम आ गए। तो ये 3s कितने में डिवाइड हो गया, 2 में। 3p भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कितना पास लेके आए, बट इनमें कम गैप होगा, 2 में ही होगा। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं इंटरैक्ट, बहुत कम करते हैं, बट 1s और 2s तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं 3 सोडियम के एटम्स को लेके आती हूँ। अगर 3 सोडियम के एटम्स को लेके आई, ध्यान देंगे, तो जो 3s वाला होगा, जो 3s स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, वो कितनी एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन की, हर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, हर एक की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो हर एक 3 एटम्स, तो मतलब 3 एनर्जी में डिवाइड हो गया। सिमिलरली शायद 2p भी हो जाए, बट उनमें गैप कम होगा। और 2s और 1s तो भैया ये अंदर के हैं, इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे कम इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उसका न्यूक्लियस का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अब मैंने बात करी n सोडियम एटम, n सोडियम एटम, जिससे कि हमारा क्रिस्टल बनता है। क्या बनता है बेटा, क्रिस्टल। सोडियम का क्रिस्टल जब बना तो उसमें कितने इंटरैक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 3s की ही मैं बात कर लेती हूँ खाली, कितने इंटरैक्ट कर रहे हैं, n सोडियम एटम। तो उन n सोडियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें जरा हम, तो वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितनी, सबके पास कितनी एनर्जी होगी, सबके पास डिफरेंट होगी। ये बात तो समझ में आती है। तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, n n n। इधर कितने बना दूंगी, ये कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होएगी, n के इक्वल। बेटा ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्या ये बात समझ में आ रही है, 3s कैसे कैसे डिवाइड होता जा रहा है, एनर्जी बैंड। मतलब अगर n एटम्स के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के हर एक के पास यूनिक एनर्जी लेवल में होगा, वो यूनिक एनर्जी लेवल। कितने एनर्जी लेवल, जितने एटम्स उतना इंटरैक्शन, उतना लास्ट एनर्जी लेवल, जो स्टेट है 3s स्टेट, उतने लेवल्स में डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, इनके बीच में गैप की बात करें तो ये नेग्लिजिबल गैप होता है। अगर मैं इधर, अच्छा यहाँ तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगी, यहाँ तक आप ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करने के बाद मुझे बताना, फिर मैं आपसे चैट विंडो पे पूछूंगी। आप लोग लिख लो, मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ। एनसीईआरटी की टर्म है, इन अ क्रिस्टल एटम्स आर क्लोज एज 2 to 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, इतना सा ही डिस्टेंस रह जाता है, इतने क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव सम न्यू इंटरैक्शंस। ठीक है, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शंस। ठीक है, ड्यू टू विच क्या होगा, ड्यू टू विच एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्टर्ब्ड
डिस्टर्ब होंगे एंड देयर एनर्जी will be disturbed and will get changed. ठीक है, उसकी सबकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक लिखा? बताओ बच्चों, बताना बेटा। एनर्जी बैंड पे आ गए हैं, हम बैंड थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताओ। यस सर। है ना? ठीक है, ये लिख लिया आपने थ्योरी वाला पार्ट? ठीक है, अब लिखेंगे ये एनर्जी कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जीज आर स्लाइटली बहुत ही स्लाइट डिफरेंस आएगा, स्लाइटली ग्रेटर और स्मॉलर देन ओरिजिनल जितनी भी एनर्जी है उससे स्लाइटली ओरिजिनल एनर्जी इन देयर आइसोलेटेड स्टेट। जो उनकी आइसोलेटेड स्टेट में जो एनर्जी थी उससे या तो कम होगी या थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ यूनिक पोजीशन। हर एक, देखो ये पोजीशन का मतलब तुम्हें समझ में आया था, मैं फिर से बनाऊं। अगर ये बीच का एटम है तो बीच के एटम की पोजीशन यूनिक, तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन ऑब्वियसली इन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। अगर मैं ये साइड के एटम की बात करूं तो इसकी पोजीशन यूनिक, और ये वाला एटम के इलेक्ट्रॉन खाली 3 एटम से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो कैन यू मेक आउट कि हर एक एटम की पोजीशन यूनिक होने के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक होती है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन यूनिक होता है, जिसके कारण हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स, एनर्जी स्टेट डिफरेंट होती है। अच्छा, ये पूरी चीज लिखूं जो मैंने बोला? सुनो जरा, देखो मैं इसको ठीक करके लिखती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ? इन अ क्रिस्टल the position of every atom is unique होती है। So the position of every electron is also unique, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक हो गई, हेंस देयर इंटरैक्शन विद नेबरिंग एटम्स विल बी यूनिक। मानते हैं ये बात? उसका रिजल्ट क्या होगा? Therefore, every electron will have different energy states. तो अगर हमारे पास n एटम्स, तो उनमें कितनी एनर्जी स्टेट आ जाएगी उनके इलेक्ट्रॉन्स में, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में? There will be n एनर्जी स्टेट्स। जो लास्ट शेल की स्टेट होगी उसके कितने में डिवीजन हो जाएगा? कितने में? n के अंदर। इतनी सारी एनर्जीज में वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं आपस में जब वो इंटरैक्ट करेंगे। ये पॉइंट लिख लिया तो मुझे बताना, मैं एक बार चैट विंडो पे आपसे फीडबैक लेना चाहूंगी। लिखा बेटा? जल्दी बताओ। यस मैम। ओके, अब मुझे ओके बेटा, अब मुझे फटाफट बताओ कि समझ में आया क्या यहाँ तक।
इंटरेक्शन का मतलब सीरियसली आई वांट फीडबैक फ्रॉम एवरी बच्चा, तो ही समझ मुझे पता लगेगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू रिपीट द लास्ट पार्ट आई अगेन रिपीट इट, ठीक है, बट लेट मी नो फ्रॉम एवरी सिंगल स्टूडेंट कि आ रहा है क्या समझ में, इंटरेक्शन का मतलब, एनर्जी लेवल्स का मतलब। निशीत बेटा आप भी रिप्लाई करें, रेयांश यस ओके, अनुष्का हाँ जी बेटा आपका क्या स्टेटस है, अनंत, निहारिका, इज दिस क्लियर एवरीबडी? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेट्स से इफ देयर इज अ सोडियम क्रिस्टल, देयर इज अ सोडियम क्रिस्टल, हम सोडियम का क्रिस्टल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर n की वैल्यू हमने बोली एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है, 6 × 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है। तो अगर 23 एटम्स हैं तो हम अगर 1s 2s 3s 2p और 3s की बात करें बच्चे, तो होगा क्या, तो होगा ये कहलाती है एनर्जी, ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स ही तो होता है, एनर्जी लेवल्स। जो 3s था उसमें क्या होगा, n नंबर्स ऑफ लाइन, ये यहाँ पे कितनी लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, देयर विल बी n नंबर्स ऑफ लाइंस। और बेटा ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी एक्वायर कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, ये एनर्जी बैंड होता है। और ये जो गैप होता है ना, दिस एनर्जी गैप, दिस बैंड की जो विड्थ होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होती है। मैंने बोला ना बहुत कम डिफरेंस होता है उनकी एनर्जी में, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आती है बात समझ में ना? एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अभी हमने जब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी बच्चों, तो तुमने देखा था क्या थी, 1s1 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्या s स्टेट, जो s लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है 3s के अंदर, वो तो आधा ही भरा हुआ है। अगर वो आधा भरा हुआ है बच्चों, तो क्या तुम ये लोग कह सकते हो कि उसमें जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो भी तो आधा ही फिल होगा, क्योंकि आधे में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, उसकी कंप्लीट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 की। अगर लास्ट 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन ही 1 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर आधा है तो ऑब्वियसली एनर्जी लेवल्स भी उन्होंने कितने भरे होंगे, आधे ही भरे होंगे, ठीक है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो जिस एनर्जी लेवल में, जिस एनर्जी गैप में, जिस एनर्जी बैंड में प्रेजेंट होते हैं, उस बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं हम वैलेंस बैंड। और जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो कि वेकेंट है, ये क्या है, वेकेंट, खाली, वेकेंट, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वेकेंट बैंड। इस वेकेंट बैंड का इधर स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और सिंपल भाषा में बोलते हैं वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाले बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अरे आप बताओ ना, सोडियम क्या होता है, कंडक्टर होता है ना, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव, तो क्या वो इसमें भी आ सकते हैं, ऊपर वाले लेवल में आ सकते हैं ना, दे आर फ्री टू मूव, तो दैट इज द रीजन दे आर कंडक्टर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एंड वी नो दैट इन सोडियम लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, इट हैज़ लॉट ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी के कारण वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी आ जाता है, और जब वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। कितने एनर्जी लेवल्स में ब्रेक डाउन हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ये हमने सोडियम का देखा। क्या तुम्हें सोडियम का समझ में आया? जल्दी से बताएंगे। मेरी ख्याल से ये तुमने मुझको बता ही दिया है यहाँ तक का। ठीक है, तो वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जिस एनर्जी लेवल में होते हैं, जिस एनर्जी स्टेट में होते हैं। इतनी सारी एनर्जीज किसकी है ये लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, जो n एटम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, n एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एनसीईआरटी की एक लाइन लिख रही हूँ, द इनर इलेक्ट्रॉन्स नियरली रिमेन अनइफेक्टेड, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, अनअफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम के कारण दे रिमेन अनइफेक्टेड। ठीक है, जब तो हमने 1s और 2s में एक सीधी लाइन ही रिप्रेजेंट करी, उनका डिवीजन नहीं हुआ था, क्योंकि ये वाले 2s और 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास हैं। घर के अंदर, सिंस यू ऑल नेबरिंग एटम्स, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। आपको घर के बाहर जाना होता है, यू टुक परमिशन। ठीक है, तुम लोग 12th में आ गए। छोटा बच्चा जो होता है तो हम 1s 2 और 2s को बोलते हैं छोटे बच्चे। ये छोटे बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप के कहे में होते हैं। ठीक है, अगर आप इनको परमिशन देते हो तो ही जाते हैं, नहीं तो वो इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि भैया मम्मी पापा ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। बट जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है 12th क्लास के बच्चे। ठीक है, 12th क्लास के बच्चे, जब आप 12th में या कॉलेज में आ जाते हो तो आप बाहर वालों से जल्दी इन्फ्लुएंस होते हो। ठीक है, आप बाहर वालों से इंटरेक्शन ज़्यादा करना चाहते हो, तो आपको परमिशन दी तो दी, नहीं तो आप हमसे तो इन्फ्लुएंस रहते हो बट बाहर वालों से भी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो आप बाहर जाने के लिए आपके एनर्जी लेवल्स हाई एंड लो होते रहते हैं, बट उनके अंदर एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता। इसका मतलब क्या है, 12th का बच्चा बाहर वालों से इंटरेक्ट कर रहा है, विच डजंट मीन कि वो घर वालों को छोड़ देगा। सो दैट इज द रीज़न 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी थी, आप उससे ऊपर जाते हो कभी कभार और उससे नीचे भी जाते हो। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वी आर बाउंड टू आवर फैमिली। ठीक है, तो 2s एंड 1s आर छोटा बच्चा, 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, जो कि हमेशा पेरेंट्स से बाउंड रहता है, तो वो बाहर वालों से इंटरैक्ट नहीं करता है। बट दिस इज 12th का बच्चा, कॉलेज गोइंग बच्चा, जो कि इंटरैक्ट करता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी में डिफरेंस आता रहता है। आई होप इससे समझ में आ रहा होगा। इसको याद रख सकते हो इस तरीके से कि इनर वाले क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और इसमें बता देते हैं, ये जो 2 लाइंस हैं, अगर मैं इनका मैक्रो व्यू दिखाऊं आपको, क्योंकि ये बेटा ये कंटिन्यूस होती हैं, दे आर सो क्लोज, ये दूर से तो कंटिन्यूस लाइंस, एक कंटिन्यूस बैंड ही नज़र आता है। ठीक है, अगर मैं इनका मैक्रोस्कोपिक बड़ा व्यू तुमको दिखाना चाहूँ तो इन 2 के बीच में पता है कितना गैप होता है? द डिफरेंस between 2 consecutive लाइंस, जो एनर्जी लेवल्स की लाइंस है, उसमें कितना होगा? 10 की पावर -23। अरे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो टोटल एनर्जी ही है ना, और उसके अंदर कितने एनर्जी लेवल्स हैं? 10 की पावर 23। हम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले थे? ये देखो ना मेरी पिक के पीछे, ये देखो मेरे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके कितने एटम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं? 6 × 10 की पावर 23। तो कितने एनर्जी लेवल्स बने? 6 × 10 की पावर 23। तो इसमें गैप कितना होगा? 10 की पावर -23। इतना ही तो होगा। एक, समझ में आ रहा है? मैथ्स लगा पा रहे हो इतनी? ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी लाइनें हैं? 10 की पावर -23। तो 2 लाइन के बीच में कितना गैप? 10 की पावर -23। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैप होता है।
2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन के लिए। तो ये हमको कंटिन्यूस बैंड नजर आता है, इतना बड़ा एक बैंड, एनर्जी बैंड। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास? ठीक है, तो ज़रा हम थोड़ा सा सिलिकॉन का देख लें, जितना देख सक पाते हैं। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चलो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ, जैसे मैंने जो स्टार्टिंग करी थी हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, आपको बहुत ही फेमिलियर करने के लिए टॉपिक से कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल के बारे में। सिलिकॉन का क्रिस्टल, जर्मेनियम का क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल जो कि सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। सिलिकॉन 14 होता है। एनर्जी स्टेट्स की बात करें, ऑर्बिटल स्टेट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। सही हो गया क्या? हाँ जी, ठीक है। ये इसकी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो तो 4 ही है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अच्छा, नंबर ऑफ स्टेट की बात करें, एनर्जी लेवल्स की बात करें, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल कितनी है? 8। भाई 3s ऐसे रह सकता है, 2 इसकी और ये ऐसे, कितना खाली है? एनर्जी स्टेट तो कितनी हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, और अगर मैं ऐसे बोलूं, इसको ऐसे पढ़ो, पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं कितने हैं? अभी 4 ही। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, किस तरीके से? 2 तो आपके 3s के अंदर है और 2 ही आपके p स्टेट में है। p स्टेट में कितने और आ सकते हैं? 4 और आ सकते हैं। 4 स्टेट खाली हैं अभी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? पहले मैं एक चीज लिखवा रही हूँ, उसको लिखना, फिर अपने साथ पढ़ना। लिख लो यहाँ तक, आउटर मोस्ट लेवल्स, आउटर एनर्जी लेवल। पूरी चीज अब एनसीईआरटी के पढ़ाऊंगी, ध्यान से देखना, जितना देख सकते हो आज की क्लास में देखने की कोशिश करना। ये कॉपी हो गया क्या? बताना बेटा। स्टार्ट करें। किसी का माइक नहीं चल रहा है क्या? इतने बच्चों की क्लास छूट गई है? अच्छा, तुम ये बताओ, अगर तुम ये ज़्यादा लग रहा है अभी के लिए, तो हम सिलिकॉन वाला कल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी, परसों पढ़ा सकती हूँ। बोलो, काफ़ी लोगों की क्लास छूट गई। जस्ट लेट मी नो, डू यू वांट टू कंटिन्यू सिलिकॉन वाला पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास? जल्दी से रिप्लाई करो, ठीक है। लेट मी नो कि सिलिकॉन वाला टेस्ट टाइमिंग में बता दूंगी। पहले तो मुझे ये कंफर्म करो, अभी मैं सिलिकॉन पढ़ाऊँ या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ? जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे क्लास में बैठे हैं। हाँ, सब लोग रिप्लाई करो, अभी पढ़ना है या नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है? अभी के लिए ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से बताओ। घंटे भर से ज़्यादा की क्लास ऑलरेडी हो चुकी। सब लोग रिप्लाई करो बेटा फटाफट, है ना। सब लोग रिप्लाई करके बोलो कि कितने लोगों को अभी पढ़ना है इस पर्टिकुलर पार्ट को, और कितने लोग चाहते हैं कि मैम नेक्स्ट क्लास में, कि सिलिकॉन वाला पार्ट आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देना, अभी हमको इसको रिवाइज करना है। एवरीवन शुड रिप्लाई।
अगेन यू डो नॉट हैव टू इन्फ्लुएंस बाय एवरी अदर बच्चा कि दूसरा अभी बोल रहा है, मुझे जो तुमको लग रहा है वो तुम्हारा बताओ। यस जल्दी से बताओ, जल्दी से। मुझे सिर्फ 2 लोगों ने रिप्लाई किया है, बच्चों जल्दी से बताओ अभी पढ़ना है या शैल आई लीव द क्लास। सिर्फ 2 लोग, किसी का क्या क्लास में कोई बैठा नहीं है क्या? है मजाक चल रहा है क्या? जैसे रेयांश ने बोला कि नेक्स्ट क्लास अभी वोटिंग अभी वाली 3 बच्चे हो गए, नेक्स्ट क्लास वाले 2 हो गए। और रिप्लाई करो निहारिका रिप्लाई करो बेटा, निशीत रिप्लाई करो, अनंत रिप्लाई करो, जूही भी अभी बोल रही है। अरे वाह क्या बात हो गई। ठीक है देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, आ जाओ। अच्छा ये कॉपी हो गया है। अदिति आपका माइक काम कर रहा था बेटा, मुझे बताते जाओ कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। यस मैम हो गया। ठीक है चलो, ऊपर कॉपी हो गया। अब मैं क्या लेके चल रही हूँ, अगेन सोडियम कंसिडर कर रही हूँ, सॉरी सिलिकॉन कंसिडर कर रही हूँ, उसके n एटम्स ले रही हूँ। जो मैं पहले चीज़ लिखवा रही हूँ वो लिख लेना। n एटम्स मतलब मैं कह रही हूँ कि 10 की पावर 23 एटम्स हैं, ठीक है, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट। अभी आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑफ ईच सिलिकॉन एटम की बात करें, ईच सिलिकॉन एटम में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n एटम्स इन आउटर ऑर्बिट की बात करें, आउटर ऑर्बिट सारे एटम्स के बात करें तो कितने होंगे, 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? एक एटम में, एक सिलिकॉन के एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, तो n एटम्स होंगे, तो उसमें कितने होंगे, 4e इंटू n, यही तो होगा, 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा, 4n लिखो, खाली इसको जैसे भी लिखना हो। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, और कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, आउटर की ही बात कर रहे हैं बेटा। नंबर मतलब 3s2 और 2s की बात कर रहे हैं, 3s और 3p की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स इन ईच सिलिकॉन एटम कितने हैं, 8, मतलब कौन सा, 3s और एंड 3p के मिला के कितने एनर्जी लेवल्स हैं, 8, 2 तो इसके और 6 इसके। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब मैं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स की बात करूं, आउटर एनर्जी लेवल्स इन क्रिस्टल, ये लिख लो जरा, क्रिस्टल में कितने हो जाएंगे, 8n लेवल्स, या फिर इसको स्टेट्स भी बोलते हैं, 8n स्टेट्स, जिसमें से 2n तो s स्टेट्स होंगी, ऐसे देख लो, और 2n p स्टेट्स में होंगे, और 4n p के वेकेंट है, p स्टेट वेकेंट। ये बात समझ में आए तो मुझे बताना, वेकेंट है। नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल इन ईच सिलिकॉन एटम, एनर्जी लेवल्स होते कितने हैं, 8 होते हैं ना, 3s और 3p के मिला के टोटल 8 एनर्जी लेवल्स होते हैं, 8 एनर्जी स्टेट होते हैं। तो अगर ये तो हमने एक एटम की बात करी, तो बेटा क्रिस्टल के अंदर हम कितने एटम्स ले रहे हैं, n। क्रिस्टल में बेटा मैं कितने ले रही हूँ, n ले रही हूँ। जब ये n क्रिस्टल्स, n एटम का क्रिस्टल लेंगे तो उसमें कितने एनर्जी स्टेट होंगे, 8n, जिसमें से 2n किसके कारण है, s स्टेट के कारण है, एनर्जी स्टेट 2n, और बचे हुए 6 में से 2n में इलेक्ट्रॉन्स हैं
एनर्जी स्टेट्स फिल्ड हैं वो भी पी स्टेट के कारण है, और 4 भी किसके कारण है, पी स्टेट के कारण है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं फिर से बताऊं क्या मैंने लिखा है, एक बार फिर से देख लो। सिलिकॉन के एक एटम में लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात समझ में आती है। तो सिलिकॉन के n एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। हम कौन से एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं बेटा? अगर मैं बनाऊं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p2, तो बच्चे यही तो एनर्जी लेवल है। इसके अंदर टोटल कितने स्टेट्स होती हैं? टोटल 8 होती है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी स्टेट होती है? तुमने पढ़ा है ना ये क्वांटम स्टेट्स। कितनी क्वांटम स्टेट होती है? 8 होती है, जिसमें से अगर मैं n एटम्स पूरा क्रिस्टल कंसिडर करती हूँ, तो अगर एक एटम के अंदर 8 स्टेट थी, तो n एटम्स में क्या 8n स्टेट होगी? ये बात समझ में आएगी तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। पहले तो कॉपी हो गया है, बताना मेरे को। कॉपीड? Yes. ओके। अब मुझे बताओ ये पार्ट कितनों को क्लियर है? इतना पार्ट निशीत फाइनली बोला, ठीक है। एक्चुअली अब इसका डायग्राम है वो 15-20 मिनट और लेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक प्लीज़ रिवाइज करके आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मीटिंग छूट गई है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। मैं कल टेस्ट लूँगी। कल तुम्हारी कोई क्लास है या नहीं? 10 बजे 11 बजे सूट करेगा? 11 o'clock तुम्हें सूट करने से कोई मतलब नहीं है, 11 बजे टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई ट्यूशन नहीं, मैम हो सकता है मोनिका मैम अपनी अनअकैडमी की क्लास रख ले, क्योंकि संडेज को जनरली हो जाती है सुबह। तो बेटा 11 बजे नहीं होती है ना मेरे ख्याल से उनकी, कितने, मैम वो 12 तो बजे डिपेंड करता है। यार। अब फिजिक्स की हम एक्स्ट्रा कंफर्म क्लास, करके बता दूंगी आपको 5-10 मिनट में। नहीं मेरी ख्याल से ऐसे तो चलो ठीक है। निशीत की वैसे भी क्लास है, वो बोल रहा है, ठीक है। या तो फिर कल तुम लोग ऑफ ले लो, परसों देखते हैं अपन। परसों सबका स्कूल ऑफ है, गुरु नानक जयंती की छुट्टी है मेरे ख्याल से। यस मैम। परसों सबका ऑफ है ना, तो परसों मैं क्लास भी लूँगी, टेस्ट भी लूँगी, दोनों चीज़ें होगी फिर, है ना। ओके मैम। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।